हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग लुसेंट के रिवीजन के पर्पज़ से पेज 1 से 5 तक के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? तो इतिहासकार को 3 भागों में बांटने का श्रेय यह क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है? तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड, तो इन सभी जातियों के लोगों के मिश्रण से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। निम्न में से कौन संहिता का भाग है? तो संहिता किसे कहते हैं? 4 वेदों को संहिता कहते हैं। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर सामवेद यह संहिता का भाग है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। वहीं ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? बलिदान विधि का वर्णन यह यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में वाल्खील्य पाठ में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद के वाल्खील्य पाठ में कुल 11 सूक्त हैं। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं और 10,462 ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ यह ऋग्वेद में है। अथर्ववेद में कुल कितने पद्य हैं? अथर्ववेद में कुल 6000 पद्य हैं। वहीं 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। वहीं देखा जाए कि 1810 यह सामवेद में सूक्तों की संख्या है और 1028 यह ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है? तो गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है। वहीं 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, जिसे खिल कहा जाता है, उसका वर्णन 8वें मंडल में है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कुल 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वहीं इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना हुई है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? तो सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यह यजुर्वेद में मिलता है। निम्न में से किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा यह अथर्ववेद में कहा गया है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक यह सामवेद को कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किस धर्म ग्रंथ की रचना की थी? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास यह वेद के रचनाकार कहे जाते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां यह अथर्ववेद में कहा गया है। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद की शाखा है? तो ऋग्वेद की शाखा यह साकल है। वहीं काठक कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। शौनक और पेप्पालद यह अथर्ववेद की शाखा है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध यह यजुर्वेद से है। निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम का विवरण है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक का वर्णन है? तो यह ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष किस संहिता में बताया गया है? तो जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष यह मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख निम्न में से किसमें है? तो जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख यह जाबालो उपनिषद में है। नारद स्मृति से किस विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति का संबंध यह गुप्त काल से है। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ यह मनुस्मृति है, जिसका संबंध शुंग काल से है।
वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई, इनकी संख्या कितनी है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए कुल 6 वेदांगों की रचना हुई है। और ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण है। निम्न में से किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है? किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है? तो यह है अग्नि पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक यह मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण का संबंध यह आंध्र सातवाहन वंश से है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ यह कथा वस्तु है। अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसके लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक ये पाणिनि हैं। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग यह अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, उसी में इसका वर्णन हुआ है। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में शामिल नहीं है? तो सिकंदर के साथ कौन कौन लेखक आए थे? निरियाकस, अनेसिक्रेटस और आसिटोबुलस, ये तीनों आए थे। तो इनमें कौन शामिल नहीं है? तो ये टेशियस। और टेशियस थे कौन? तो ये ईरान के राजवैद्य थे। डायमेकस किसका राजदूत था? तो डायमेकस यह अंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और अशोक के दरबार में कौन आया था? तो अशोक के दरबार में डायोनीसियस आए थे, जो कि मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। किस पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है? तो आंध्र सातवाहन वंश से किस पुराण का संबंध है? तो यह है मत्स्य पुराण। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि राजनीति से संबंधित है, और इसके अनुवादक ये साम शास्त्री हैं। किस पुस्तक के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने के लिए संस्कृत साहित्य का प्रयोग किया गया है? तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयोग यह राजतरंगिणी में किया गया था, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक यह प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। और भारत का भूगोल यह टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री सर्वप्रथम भारत आया था? तो भारत आने वाला सर्वप्रथम चीनी यात्री इनमें से कौन सा है? फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। एक भ्रमण वृत्तांत सीयूकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, किसकी पुस्तक है? तो यह सीयूकी या हेनसांग की पुस्तक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत या रहला कहलाता है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो 1333 ईस्वी में जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा था, तो इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना यह तारानाथ के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1420 ईस्वी के अभिलेख बोगाजकाई से निम्न में से किस वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता है? तो बोगाजकाई, जो कि एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है, और इनमें से कौन से वैदिक देवता के नाम नहीं मिलते हैं? तो यह सोम देवता का नाम नहीं मिलते। इनमें 4 ऋग्वैदिक देवता, जो कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन चारों के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे प्राप्त होता है? तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यह होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यह एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसके शासक भानुगुप्त थे। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, उसे साहित्य में कासारपन कहा गया है।
सिक्कों पर लेख लिखने की शुरुआत किन शासकों के द्वारा किया गया? तो सिक्कों पर जो लेख लिखने की शुरुआत है यह हिंदू यूनानी शासकों के द्वारा शुरू हुआ था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख यह सोहगौरा अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ग्वालियर अभिलेख का संबंध यह प्रतिहार नरेश भोज से है। दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली या द्रविड़ शैली कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत में नागर शैली, और जहाँ पे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण पाया जाता था उसे वेसर शैली कहा जाता है। स्वर्णद्वीप निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो स्वर्णद्वीप या मलाया का प्राचीन नाम है। वहीं बर्मा को स्वर्ण भूमि कहा जाता है, और कंबोडिया को कंबोज और जावा को यवद्वीप कहा जाता था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो कंदरिया महादेव खजुराहो ये सुमेलित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ये भी सुमेलित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो ये भी सुमेलित है। और गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यह सभी सुमेलित हैं। और ये किनका उदाहरण है? तो ये सभी जो है पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं। किस नवपाषाणिक पुरास्थल में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा यह बुर्जहोम में प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर या हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज यह रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला था? भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण यह नर्मदा घाटी में मिला था। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ था। दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग का युद्ध या परुशनी नदी के किनारे हुआ था, जिसका आधुनिक नाम रावी है। वैदिक काल में वाजपति होते थे। वैदिक काल में वाजपति या गोचर भूमि का अधिकारी होता था। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित था? तो लूनी नदी के किनारे स्थित यह धौलावीरा हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज किसने की थी? तो तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 पद्धति की खोज यह वी.एफ. लीवी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल यह राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि यह भाव चित्रात्मक थी। चावल के प्रथम साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये रंगपुर और लोथल दोनों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य यह लोथल से प्राप्त हुए हैं। किन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो यह पिग्गट ने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो कि हड़प्पा का उत्तरी छोर है, यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था वो भी किले से घिरा हुआ था। तो जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था वो कौन सा था? कालीबंगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ो ये सुमेलित है। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोटदा कालीबंगन और लोथल ये भी सुमेलित है। चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल ये भी सही है। और अग्निकुंड मोहनजोदड़ो ये कथन गलत है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को किस में रखा जा सकता है? तो यह है आदि ऐतिहासिक काल, और इसे कांस्य युग में भी रखा जा सकता है।
मोहनजोदड़ो जो एक सिंधी शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ यह है मृतकों का टीला। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, ये सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा या आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकांगेड और बलूचिस्तान, ये भी सही है। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। सिंधु काल में सीसा का आयात किस देश से होता था? तो सिंधु काल में सीसा का आयात यह ईरान से होता था। सिंधु काल में अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से किस धातु का आयात किया जाता था? तो सिंधु काल में अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से यह सोना का आयात किया जाता था। सिंधुकालीन स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल यह गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य यह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता यह सुमेरिया की सभ्यता थी। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में किस रंग के बर्तन का प्रयोग हुआ करता था? तो पूर्वी नवपाषाण संस्कृति में भूरा लाल रंग के बर्तन का प्रयोग हुआ करता था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध किस संस्कृति से था? तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती जिसका संबंध जौरवे की संस्कृति से था। ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक का कहा जाए तो उत्तर वैदिक काल का काल यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास यह मध्य एशिया था। वैदिक काल में सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सभा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या कुल 18 है। वहीं 108 उपनिषदों की संख्या है, 6 वेदांग और 4 वेदों की संख्या है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो आर्य जो कि भारत से मध्य एशिया जिनका मूल स्थान माना जाता है वो भारत में आए और सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था, ये सही है। पश्चिम के राजा को स्वराष्ट्र कहा जाता था, ये भी सही है। उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। मध्य के राजा को राजा कहा जाता था, तो ये हमारा गलत है। और भोज किसे कहा जाता था? तो दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। वैदिक काल में रत्नी जो अधिकारी हुआ करते थे उनकी संख्या कितनी थी? तो रत्नी जो कि अधिकारी हुआ करते थे उनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज यह मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यह किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता यह रखालदास बनर्जी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज यह 1921 में हुई थी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य यह वनमाली से प्राप्त हुआ है। भारत की जनसंख्या का प्रजाति
विभेदीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण यह रिजले के द्वारा किया गया था। हड़प्पाकालीन स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो एकमात्र ऐसा शहर जहाँ की घरों के दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे वह था लोथल। वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वृहत स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लुसेंट का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 6 से 10 पेज नंबर तक लुसेंट का कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।